Hello and welcome everyone. Welcome to the channel Physi and this is the lecture 1 of Unit and Dimension. Okay. सो यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग सबसे पहले ये जो चीज समझेंगे दैट व्हाट इज फिजिक्स। ऑलराइट, सो फिजिक्स को समझना जरूरी है। सो व्हाट इज फिजिक्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो अगर आप फिजिक्स को एक लाइन में अगर सम अप करके कहना चाहें कि फिजिक्स क्या है, या ब्रॉड सेंस में अगर आप कहना चाहें फिजिक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स जो है नेचर और उसके लॉज के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, फॉर एग्जांपल द ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून अराउंड द अर्थ, स्टार्स ट्विंकलिंग, रेनबो फॉर्मेशन एक्सेट्रा। जैसा मैं आपको बता दूं, ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का अपने ऑर्बिट में अर्थ के आसपास घूमना, ये किस वजह से एक्सप्लेन हो पाता है? ये एक्सप्लेन हो पाता है ग्रेविटेशन की वजह से। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, ये भी किस वजह से एक्सप्लेन हो पाता है? ग्रेविटेशन की वजह से। और ग्रेविटेशन हम लोग कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑलराइट। टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून अराउंड द अर्थ, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं ऑन अ फुल मून अराउंड अर्थ, ये भी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन में ही पढ़ते हैं। स्टार्स ट्विंकलिंग, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है, तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर मैं एक शब्द में, अगर एक लाइन में मैं आपको बतलाऊं कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं फिजिक्स इज रिवीलिंग द लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स। यहां पर इस वर्ल्ड में हम लोग जो भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को देखकर कुछ लॉ प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज रिवीलिंग द लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स। ऑलराइट, तो ये हमने समझा फिजिक्स क्या है। अब मैं आपको बता दूं, एक फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे हैं हमें यूएस के, अमेरिका के, आरपी फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, और इन्होंने फिजिक्स के बारे में कुछ ऐसा लिखा है दैट फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। और इन्होंने एक एनालॉजी के साथ इसको समझाया है। इन्होंने ऐसा बतलाया है कि जैसे मान लो अगर आप कहीं पे खड़े हो और वहां पे एक चेस बोर्ड लगा हुआ है और दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं। ठीक है, दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं और आप उनके मूव्स को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप उनके मूव्स को लगातार देखते जाएंगे थ्रू आउट द गेम, तो आपको क्या समझ आएगा? वो जो पर्टिकुलर मूव चल रहा है, ठीक है, वो मूव्स आपको समझ आने लगेंगी, चेस बोर्ड की, चेस गेम के मूव समझ आने लगेंगी। सो इन्होंने ऐसा बतलाया कि फिजिक्स गोज द सेम वे। फिजिक्स भी कुछ चेस जैसा ही है। जैसा मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये है चेस बोर्ड की तरह। और जो इवेंट्स हैं, ठीक है, और जो हमारा ये चेस बोर्ड की तरह है हमारा वर्ल्ड्स, और जो इवेंट्स हैं वो हमारा है चेस मूव्स की तरह। चेस में जो भी मूव्स होती हैं, जो चाल चली जाती हैं, वो हमारा इवेंट्स है। नेचर में कुछ भी हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो हमारे जस्ट लाइक चेस मूव्स हैं। और जो प्लेयर है, कौन चेस खेल रहा है, वो है नेचर। नेचर हमारे सामने चेस खेल रहा है, यानी जो हमारा वर्ल्ड है वो है चेस बोर्ड, और जो नेचर है वो क्या कर रहा है? वो उस पर चेस खेल रहा है, चेस गेम खेल रहा है। और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो दोज आर जस्ट लाइक चेस मूव्स। और हम जो हैं, जो हम लोग हैं, वो ऑब्जर्वर हैं, और हम लोग वहां से ऑब्जर्व करके मेकिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, वी आर मेकिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। सो इन्होंने फिजिक्स के बारे में कुछ ऐसा बतलाया है। ऑलराइट, सो हमने फिजिक्स के बारे में समझा दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। और ये जो मैंने रिचर्ड फेनमैन के बारे में जो मैंने आपको चीजें बतलाई, ये आपको एससी वर्मा की किताब में काफी डिटेल में बताई गई है। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं ताकि और भी ज्यादा आप क्लैरिटी पा सके इन कॉन्सेप्ट्स पर। सो अब हम यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ बेसिक्स टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो टॉपिक है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, एरिया भी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी बतला सकते हैं कि किसी चीज की वेलोसिटी कितनी है। सो ये चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज को कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं?
A quantity which can't be measured, which cannot be measured is called a non-physical quantity. वैसी physical quantities वैसी quantities जिनको हम measure नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग non-physical quantities कहेंगे. Example के तौर पे अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली का population बताओ तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे दिल्ली को measure करो तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो दिल्ली है ये क्या है, एक non-physical quantity है. मुंबई क्या है, non-physical quantity है. टेबल क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. अगर आपसे कोई कहे टेबल का लेंथ बताओ तो आप लेंथ बता सकते हैं क्योंकि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि टेबल मेजर टेबल को मेजर करो तो आप नहीं बता सकते कि क्या है टेबल का मेजरमेंट क्या है. टेबल का कुछ तो पता होना चाहिए, लेंथ मेजर करना है या वॉल्यूम मेजर करना है या वेट, कुछ तो पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो वैसी चीजें हम जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, और वैसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज है. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. जैसा मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ओके. सो मैं यहां पर PQ से लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी. सो मैंने यहां लिख दिया PQ से फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसी लिखी होती है, तो मैं यहां पर एक चीज लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो इस चीज को, N इंटू U. इसका मतलब N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू. ऑलराइट, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू. और जो ये U आपको दिख रहा है, ठीक है, ये U है यूनिट, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो एक सेकेंड, आई एम सॉरी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो दो ही टर्म में लिखी रहती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के तौर पर. ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के तौर पर. जैसे मैं आपको बता दूं, कोई फिजिकल क्वांटिटी आप अपने मन से एज्यूम कर लो. जैसे मैंने मान लिया वेलोसिटी, तो मैंने लिख दिया 15 मीटर्स पर सेकेंड. इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये जो 15 है, ये क्या है बताओ, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. और ये जो आपको मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, ये मीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपका, ये है यूनिट. तो आप कह सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो टर्म में लिखा हुआ है, N इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट. ऑलराइट, सो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं. उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं. उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप पढ़ना एंड उसका आंसर करने का कोशिश करना. ऑलराइट, सो ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है. फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं. सो इस क्वेश्चन को आप एक बार इस वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो. ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम SC वर्मा ऑब्जेक्टिव 1. ऑलराइट, सो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर पता चला होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी राइट आंसर कैसे है, तो ये मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको NU के टर्म में लिखते हैं हम लोग. ठीक है, NU के टर्म में लिखते हैं. सो यहां पर N की क्या डिपेंडेंसी है U पर, ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ये आपको फाइंड करना है. यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. सो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मान लो आपको 1 kg लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 1 kg. ठीक है, अगर आपको इसको और बढ़ा करके लिखना है, यानी 1 kg है, अब आप इसको एक स्मॉलर यूनिट में ले जाओ, यानी ग्राम में लेकर चले जाओ. जैसे ग्राम में मैं लेकर चला जाता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा 1000 ग्राम. ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर हमारा यूनिट क्या था, kg, और यहां पर हमारा यूनिट क्या है, ग्राम. तो हमारा जो यूनिट है ये यहां पर क्या हो गया, यूनिट को हमने घटाया, यानी यूनिट को हमने क्या किया, स्मॉल किया. तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू पहले क्या था, केवल 1 था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 1000 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो गया. तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, लार्ज हो गया. यानी हमने जैसे ही यूनिट को स्मॉल किया, यूनिट को छोटा किया, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया. यानी ये जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर नंबर डी. सो ये है आंसर नंबर डी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा. आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से एक बार एनालाइज करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो. ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं. तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस चीज का
मतलब आपको मैं इस चीज का पहले डेफिनेशन बतलाऊंगा एंड देन उसके बाद हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो मैं आपको बतला दूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। Those quantities which do not require the help of any other physical quantities for their definition are called fundamental quantities। वैसी quantities जिनको दूसरी उसके डेफिनेशन के लिए दूसरी क्वांटिटीज की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मास, लेंथ और टाइम, और भी बहुत सारी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैं आपको बता दूं। सो वो चीज को हम लोग अभी समझेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखो। अभी बस आप यहां पर समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी बस आप इस चीज को माइंड में रखो, थोड़ी देर में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? तो ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो मैं बता दूं आपको, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपको गिवन, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल आपको गिवन है, और उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई गई हैं, और उन्हीं डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा अभी फील आ रहा होगा कि ये क्या है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि मास, जैसे मैं मान लेता हूं मास। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड मैं ये स्ट्रिंग को मिटा देता हूं। ठीक है, मास के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम। ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 है टोटल, मैंने यहाँ पे 3 को ही कंसिडर किया है, मास, लेंथ और टाइम। तो ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसा बतलाया गया है। अब इन तीनों की, अब हम देखेंगे कि क्या इन तीनों की मदद से कोई और क्वांटिटी डिराइव हुई है क्या। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका यूनिट लिखो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, और ये जो सेकेंड है ये किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। यानी देखो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां पर लेंथ और टाइम को यूज करके एक्सेलरेशन बनाया गया है। लेंथ और टाइम को यूज करके एक्सेलरेशन बनाया गया है। इसका मतलब लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो एक्सेलरेशन हमने डिराइव किया है फंडामेंटल क्वांटिटी से, ये डिराइव क्वांटिटी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम लोग लेते हैं। सो देखो वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। तो यहां पर भी देखो हमने लेंथ का यूनिट यूज किया, टाइम का यूनिट यूज किया, तो हम कह सकते हैं यहां पर भी हमने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना ली। सो यहां पर ये वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब मैं आपको वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैं आपको उनके बारे में बतलाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये रही आपकी स्क्रीन पे वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, छठा है इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो आप यहाँ पर इन तीनों इन सातों जो क्वांटिटीज गिवन है आपको, ये सबका नोटेशन आपको दिया हुआ है, किसका यूनिट क्या है और सिंबल क्या है। ठीक है, तो आपको इसको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखना जरूरी है, ताकि आप इसको आगे अच्छे से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए, एंड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन्हीं सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके दुनिया जहान की ढेरों सारी आप फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई हैं। सो आप कह सकते हैं बेसिकली कि ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और इनसे ही मिलकर बाकी जितने भी क्वांटिटी हैं बनी है। ओके, और मैं आपके सामने एक और चीज बताने जा रहा हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप ध्यान से समझना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो यहाँ पर देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली आपको बताया गया एंगल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के एंगल के बारे में बताया गया है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। तो मैं सबसे पहले आपको प्लेन एंगल के बारे में समझाता हूँ। तो मैं बता दूं आपको, अगर मान लो यहाँ एक लाइन है और एक लाइन ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो यहाँ पर आप देखो ये 2D एंगल है। ठीक है, 2 डायमेंशनल एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल है 3D एंगल। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोन बना देता हूँ, एक कोन मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये कोन, तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटा सा एंगल, ये क्या है? एक 3D एंगल आपको दिख रहा है। तो ये जो एंगल है ये क्या है? सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन,
और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, टी रेडियन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं रेडियन आपको पता होगा दैट 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियंस और 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सो ये आपको क्लियर होगा, आपने बचपन में पढ़ा है इस चीज को, 9th या 10th में आपने पढ़ा है। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट व्हाट आर डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन को समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें करना चाहता हूं, कुछ लिखूंगा मैं आपके सामने, वो हो सकता है आपको थोड़ी देर तक ना समझ आए, बट अब वो आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं उस चीज को, जैसे मान लो फोर्स, फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये मैंने यहां पर लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज बताओ, मास को लिख दिया ऐसे m, एक्सेलरेशन को लिख दिया a। अब यहां पर यूनिट लिखो, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, ये देखो फोर्स क्या है, एक फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहां पर किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया गया है मैं वही लिखने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया गया, केजी का यूज किया गया, यानी किसका यूज किया गया, मास का। तो मैंने मास को लिख दिया कैपिटल एम से। मीटर है यहाँ पर यूनिट, यानी किसका यूज किया गया, लेंथ का, तो मैंने लिख दिया लेंथ। डिवाइडेड बाई यहाँ पर है सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर टाइम का यूज किया गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टी स्क्वायर। और अगर इसको आगे आप ऐसे लिखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ml(t⁻²). ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिखा है। ये मैं आपको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बता रहा हूं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन हमने बेसिकली लिख लिया ml(t⁻²), यानी फोर्स क्या था, देखो ये फोर्स था एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पावर गिवन है, देखो हर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कुछ पावर है, और यही पावर क्या है, इसका डायमेंशन है। सो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स के टर्म में इस चीज को बतलाया। और कभी भी डायमेंशन को आप ऐसे ml(t⁻² डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना है। अगर फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर ml(t⁻²). ठीक है, तो आपको इसको ब्रैकेट के अंदर भी ऐसे बंद करना है, तभी ये सही माना जाएगा। ठीक है, सो ये डायमेंशंस क्या है ये मैं आपको बता दूं, और भी ज्यादा क्लियर कर दूंगा आपको ये डेफिनेशन के बाद। तो ये आप डेफिनेशन पहले देखो इसका। ठीक है, डेफिनेशन देखो, when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity, जब किसी derived quantity को, ठीक है, जब भी किसी derived quantity को हमने वहां पर क्या लिया था बताओ, फोर्स। तो मैं आपको लिखते हुए, पढ़ते हुए और लिखते हुए समझाते जा रहा हूं। फोर्स जब किसी derived quantity को is expressed in terms of fundamental quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे हमने किस में एक्सप्रेस किया, ml(t⁻²). ठीक है, उसमें एक्सप्लेन किया। इट इज रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां पर देखो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है और उनके डिफरेंट पावर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट यहां पर लिया गया है ml(t), m(l)(t⁻²). तो वही यहां पर लिखा गया है, इट इज रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड in order to express the given physical quantity are called its dimension। ये जो फोर्स है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पे आपने जब इसको लिख दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी को जब आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे लिख दिया, तो जिस पावर तक ये फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज हो सकती हैं, जिस पावर तक ये फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज हो सकती हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस पावर तक उठ सकती हैं, रेज कर सकती हैं, उन्हीं पावर्स को क्या बोलते हैं, हम डायमेंशंस बोलते हैं। अब मैं आपको और भी ज्यादा क्लियर इस चीज को बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशन क्या होता है, मैं आपको यही बता रहा था डायमेंशन क्या होता है। तो देखो डायमेंशन में हमने किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, देखो मैं लिख देता हूं, डिराइव्ड क्वांटिटी DQ को हम लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे। ठीक है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे जब हम लिखते हैं इस चीज को, तो यहां पर जो भी टर्म होते हैं, जो भी टर्म इसके अंदर होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। और मान लो यहाँ पर x, y और z के टर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसका कुछ अपना पावर भी है, x का पावर a, y का पावर b, z का पावर c। तो ये जो पावर आपको दिख रहा है a, b और c,
ये पावर ही क्या है, उसका डायमेंशन है। तो अगर आपको कोई डायमेंशन पूछे कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन है ml(T⁻⁻1). आप यहाँ पर लिख कर भी दिखा सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। किसी भी चीज का डायमेंशन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे ml(T⁻²), ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डायमेंशन में जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, डायमेंशन क्या है। जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, उसके बाद इसके यूनिट को लिखेंगे मीटर/सेकंड²। अब यूनिट को तोड़ेंगे उस फंडामेंटल क्वांटिटी में। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी, और उसका स्क्वायर, और इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, और यहां पर लिखेंगे L(T⁻²), ठीक है। या आप इसको और भी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m0 L(T⁻²), ठीक है। ये m0 एनीथिंग टू द पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है। a टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो उसे m0 टू द पावर 0 क्या गया, 1। तो ये चीज हमने यही लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। सो आप इसको ऐसे सजा कर लिख सकते हैं। सो अभी मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आपको जो भी मिलेंगे वहां पर मास, लेंथ और टाइम का ही बेसिकली आपको ज्यादा यूज होता है। बाकी हम आपको और भी क्वांटिटी ऐसी करके दिखाएंगे जहां पर मास, लेंथ और टाइम के साथ बहुत सारी और फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी हम लिखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये डायमेंशंस क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब जब आप इसको एक बार घर में रिवाइज करोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स में। सो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज के डायमेंशंस निकालेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशन के बारे में एनालिसिस करना, यही डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने वहां पर अभी फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया था, तो अब हम यहाँ पर वर्क का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूं वर्क इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये आप आगे पढ़ेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। वेक्टर्स में आपको इस चीज को पढ़ना है। तो मैं फोर्स का यूनिट लिख देता हूं यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। अब इस न्यूटन, ये जो न्यूटन लिखा हुआ है इसको मैं केजी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूं। तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑलराइट। अब जब आप इसको ऐसे आपने लिख लिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी, और ये मीटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट वुड बी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, पहले जिस भी चीज का आपको डायमेंशन निकालना है, जैसे हमने यहाँ पर वर्क का डायमेंशन निकालना है, तो हमने क्या करना है, पहले उसका यूनिट लिखना है। तो हमने यूनिट तो लिख लिया, ठीक है। अब हमने यूनिट लिख लिया, तो अब आपको उसको ऐसे लिखना है, देखो यूनिट लिख लिया, तो अब जो यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है उनके बारे में लिखना है, ठीक है। उनका सिंबल लिखना है कैपिटल में। जैसे यहाँ पर क्या यूज है, केजी, तो केजी किसका यूनिट है, मास का, तो उसको हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, ठीक है। मीटर स्क्वायर, तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको आगे आप ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर ले लो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ml² T⁻²। तो ये क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन आ गया। अब एक चीज बताओ, एनर्जी भी क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है, तो वर्क का जो डायमेंशन है वो भी क्या होगा, एनर्जी का भी वही डायमेंशन होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले मैं इंक को मिटा दूं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ½ mv², ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डायमेंशन फाइंड करते वक्त कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या है, mv², तो m लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। m मतलब ये मास है, तो इसका यूनिट लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख दिया हमने केजी, ठीक है। पहले m में चेंज नहीं करेंगे, पहले इसका यूनिट लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया केजी, और v² वेलोसिटी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे आप और सिंप्लीफाई करो, तो आप क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर
बाई सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको किसमें, सबसे पहले आपको यूनिट में चेंज करना था, तो यूनिट हमने लिख लिया, प्रॉपर यूनिट हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पे तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो ये केजी है, तो केजी किसका यूनिट है, मास का, तो हमने लिख दिया कैपिटल एम, ठीक है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो हमने लिख दिया एल स्क्वायर। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 सेकंड होता तो केवल टी लिखते। अब इसको आगे एक्सपेंड करके आप क्या ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिखोगे एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का डिमेंशन। तो देखा आपने, वर्क का भी डिमेंशन सेम आया, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम आया। लेकिन किसी का क्वेश्चन होगा, सर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का निकालें तो क्या सेम आएगा, तो हाँ, किसी भी एनर्जी का आप निकालो तो वो डिमेंशन ऑलवेज सेम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखते हैं एम जी एच, ये सारी चीजें हम जानते हैं, इसीलिए मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, एम जी एच, ओके। सो यहाँ पर एम क्या है, मास है, तो हमने मास का यूनिट लिख दिया केजी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट, एच क्या है, हाइट, तो उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। एंड आप यहां पर देखो, आप केजी को किस में चेंज कर सकते हैं, मास में। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो हमने यहां लिख दिया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। एंड दैट वुड बी कम आउट टू बी अगेन ब्रैकेट के अंदर देखो एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमने डायमेंशन लिख दिया। आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर देना है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का आप किसी भी चीज का आप डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं तो आपको ऐसा ब्रैकेट देना है वहां पर, ठीक है। सो आई होप आपको ये डायमेंशनल एनालिसिस, किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन कैसे फाइंड करना है आपको समझ आ रहा होगा, और अभी मैं आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ओके। सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं होगा तो आप जरूर कमेंट में डाउट अपने पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हम लोग अब निकालते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड वर्क। तो फोर्स का भी हमने डायमेंशन फाइंड करा है, वर्क का फाइंड करा है, तो क्या ये फाइंड करने की जरूरत है, नहीं है। आप इस चीज को फाइंड करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ओके। पावर एंड प्रेशर, तो अब हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। पावर का क्या होगा डायमेंशन, और प्रेशर का। तो देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, पावर इक्वल टू जो उसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे, क्या है, वर्क डन बाई टाइम टेकन, है ना, वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो जो भी चीज का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद उसका यूनिट लिखो, यूनिट लिखने के बाद देन उसको सिंप्लीफाई करो आप, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखो, हमने वर्क डन का यहाँ पर क्या होगा, ये यूनिट। तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा बताओ, जूल। और जूल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो मैंने लिख दिया जूल, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क डन इक्वल टू, हमने निकाला था अभी फॉर्मूला, वर्क डन का अभी देखो क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर। और अगर आप इसको न्यूटन को केजी में चेंज करो, केजी वाले टर्म में चेंज करो, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा बताओ, इसका डायमेंशन आ जाएगा वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2, ठीक है। सो आपको डायरेक्टली यही डायमेंशन यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है। अब आपको देखो ये है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को क्या करना है, आपको टी लिख सकते हैं आप सेकेंड की जगह। तो अगर आपको पावर का आप डायमेंशन लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो, वर्क डन का डायमेंशन क्या निकाला है हमने, पहले भी निकाला था, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2, और यहाँ पर नीचे क्या है, सेकेंड का टी है, ठीक है। तो अब ये टी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 3। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने पावर का डायमेंशन कैसे लिखा। सो आपको अभी सबसे पहले एक जो बेसिक रूल है इसका फाइंड करने का, वो क्या है, सबसे पहले आपको गिवन क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद उस चीज को आपको यूनिट लिखना है, यूनिट लिखने के बाद देन उसका आप डायमेंशन फाइंड करो। जैसे अब हम लोग प्रेशर का डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या होता है बताओ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना, फोर्स बाई एरिया होता है प्रेशर इक्वल टू। फोर्स का डायमेंशन हमने क्या निकाला, एम एल टी रेस टू माइनस 2। मुझे याद है तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, आपको याद नहीं होगा तो आप इसका यूनिट को चेंज करोगे, देन आप उसको फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया इसका डायमेंशन एल स्क्वायर। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, आपको उस चीज को फाइंड करके लिखना है, ठीक है। अभी देखो एक एल से एक एल यहाँ चला गया, तो ये क्या बच गया एम एल माइनस वन टी रेज टू माइनस टू, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि प्रेशर का डायमेंशन मैंने कैसे निकाला। सो आपको बस एक बेसिक सा रूल फॉलो करना है, दैट सबसे पहले आपको गिवन चीज का फॉर्मूला लिखना है, देन उसका यूनिट लिखना है, एंड यूनिट लिखने के बाद उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर देना है, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैंने आपको पहले भी निकाला हुआ, फाइंड करा हुआ है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का सेकेंड। अब देखो यहाँ इस नीचे से लिखो आप वेलोसिटी ऐसे, इसका देखो एल यहाँ पर टी, इसको ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, या आप इसको और सजाकर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एम नॉट एल टी माइनस वन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक्सेलरेशन का अगर आपको फाइंड करना है, सो आई होप आई एम नॉट टू फास्ट, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन का आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है तो आप देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एल टी स्क्वायर, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट एल टी रेज टू माइनस टू, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे आपको डायमेंशन फाइंड करना है। सो ये सारी चीजें आपको अब क्लियर हो गई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको आपको हर चीज प्रैक्टिस करा दिया है डायमेंशन पे, कि डायमेंशन क्या होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी जाना कि फिजिक्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही। हमने आज बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेकर आऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 2, वहां पर हम लोग काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम एससी वर्मा एंड सिंगेज। ओके, सो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, सो आप आगे का अपडेट कोई भी मिस ना कर पाओ उसके लिए, ठीक है। एंड अगर यार वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ये उतना ज्यादा मुझे इनकरेज करेगा कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट तैयार करके लाऊं और अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव करके आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप इसी के साथ यार इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।